काम में आपको इंटरेस्ट आने लगता है, उसमें प्रोग्रेस जल्दी होती है फिर आपकी, मजबूरी के साथ प्रोग्रेस नहीं होती। आज का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, और चालू करें। जी सर। गुड इवनिंग। सभी मौजूद हैं, 71 है। सही आज का सर, केस, 71 से हाँ जी, ज़्यादा है सर, 71 से और भी है सर। हाँ, 80 का आसपास है, 80 का आसपास है सर। सर आप स्टार्ट करें सर। एक 32 वर्षीय महिला मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी, उसके लिए आई। और पहले भी काफ़ी होम्योपैथ डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट लिया करा, बाकी उसको कोई रिलीफ मिल नहीं रहा था। गर्दन के ट्रैक्शन ले चुकी थी, उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। ऑर्थोपेडिक को दिखाया, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। तकरीबन 6-8 महीने से उनको ये समस्या थी। मेरे पास आए वो, और फर्स्ट सिटिंग में मेरी मेडिसिन जो थी उन्हें वो पॉजिटिव लग रही थी उनके सिम्टम के आधार पर। पर जब उन्होंने 20 से 25 दिन, 1 महीने तक मैंने काफ़ी वेट एंड वॉच किया और उस पेशेंट में मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, तो मैंने वापस रिकेस्टिंग लेने का मन बनाया, क्योंकि हर केस हमें, ही एक केस हमें सिखाता है कि हमने गलती क्या की है। तो जब नेक्स्ट टाइम रिलीफ आई, और मैंने उनसे वेट कर पूछा कि बताइए तकलीफ क्या, और सर ये आपने लास्ट टाइम मेडिसिन दी तो फायदा तो नहीं हुआ मुझे, पर हाँ दर्द वगैरह में कोई विशेष मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो अब मुझे यहाँ जरूरत थी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी केस्टिंग हो चुकी थी लास्ट टाइम। तो मुझे ये इसका जो मेन जो कहीं ना कहीं हम उसका कंसर्न नहीं जान पाए थे, जिसकी वजह से हम इस केस को क्लियर नहीं कर पाए थे। जब मैंने उस लेडी को बिठाया, पूछा, तो मैंने पूछा कि क्या तकलीफ हो रही है। बोले कि सर ये दर्द बहुत परेशान कर रहा है मुझे, और रह रह के कभी भी हो जाता है, कभी दिन में, कभी शाम को, कभी काम को, कभी भी ये दर्द मुझे हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि इससे आपको कोई तकलीफ? मैं, हाँ सर बस दर्द होता है और बाकी और कुछ नहीं। तो क्योंकि पेशेंट लास्ट टाइम भी मुझे इतना ही बोल के थोड़ा बहुत सिम्टम देके चली गई थी, और मुझे जो मेडिसिन निकली वो मेरी पार्सली निकली थी, जिससे उसको रिलीफ भी पार्सल मिला और वापस समस्या वैसी की वैसी रही। इस बार जब मैंने उस लेडीज से पूछा कि आपको कोई तकलीफ है घर में, कोई परेशानी, कोई चिंता, तो लेडीज ने कहा कि सर छोटी मोटी तकलीफ तो सबके घर में रहती है। तो मैंने कहा कि कोई ऐसी तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कई बार पेशेंट हमें अपने घर की समस्या इतनी इजीली नहीं बताता है, पर ये भी एक आर्ट है कि हम काफी पोलाइट और काफी सॉफ्ट होकर जब पेशेंट से पूछते हैं किसी चीज को, उसको ये महसूस होना चाहिए कि डॉक्टर हमारा हमदर्द है। तो पेशेंट हमारे उनकी दिल की सारी बात बता देता है। तो पेशेंट ने कहा, पेशेंट इस बात को सुनते से ही रोने लग गई। मेरे सामने एकदम इमोशनली होकर बिल्कुल रुमाल लेकर पोंछने लगे, आंखों में आंसू आने लग गए, और मुझे एक फील से आने लगी कि हाँ मेडिसिन हमारी पीने वाली, और इसमें चेंज आएगा कुछ कुछ। तो रोने लग गई। मैंने पूछा कि कुछ तकलीफ है मुझे बताइए। तो बोले सर मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। इस चीज पे आप गौर कीजिएगा कि पेशेंट ने लास्ट टाइम ये चीज मुझे नहीं बताई, पर इस बार जब मैंने कंसर्न को जब जानने की कोशिश की, तो पेशेंट ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मुझे धोखा दे रहा है मतलब? हमें कई बार ऐसे सवाल पेशेंट से पूछने पड़ते हैं, मतलब क्योंकि तभी वो हमें आगे की चीज बताएगा। तो मैंने पूछा मतलब धोखा दे रहा मतलब? बोले सर उसका कहीं अफेयर चल रहा है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अफेयर चल रहा है? हाँ सर घर पे तो वो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और मैंने लोगों पे कहते हैं मुझे कि वो उस लेडीज को बिठा के ले गए हैं, और वहाँ आना जाना ज़्यादा चलता है उनका, तो वो मुझे धोखा दे रहे हैं। तो मैं, इससे आपको कोई तकलीफ? बोले घर में मैं अकेली पड़ गई हूँ, उनके भरोसे में शादी करके आई थी, और अब घर में मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। और फिर ये कह के फिर रोने लग गई। तो मैंने कहा ठीक है आप तो इससे मैंने पूछा कि तो फिर आप घर में कैसे कह रहते हो? बोले कि सर डॉक्टर साहब मुझे तो घर बिल्कुल अब खाने को दौड़ता है। जिसके भरोसे में आई थी, जिसको मैंने बहुत भरोसेमंद समझा था, उन्होंने ऐसे ऐसा काम किया मेरे साथ। तो अब मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को लेके। बहुत जब से वो चीज़ उन्होंने मुझे जानकारी मिली है कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है, तब से मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ये दर्द को कब से चल रहा है? मतलब बस ये सर जब इन्होंने मुझे मुझे इनके बारे में जानकारी मिली, तो उसके कुछ दिनों बाद से मैं बीमार रहने लग गई।
मुझे पता चला कि इनका कहीं अफेयर चल रहा है, कुछ हो रहा है। उसके बाद से मेरी तबीयत बुखार वगैरह आना शुरू हुआ और उसके बाद से मुझे तकलीफ स्टार्ट हो गई। अब पेशेंट ने इतना ही मुझे बोला और हमने इतने ही अम, बोलने के बाद हमने उनकी मेडिसिन सिलेक्ट की। सिंगल 200 का एक डोज टंग पे ऑन द टेबल ही मैंने उनको दिया। उसके बाद तीसरे चौथे दिन उनको सर्दी जुकाम दस्त की समस्या आनी शुरू हुई। हमने रिटर्न वॉच किया सिर्फ। और हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जब एक इमरजेंसी की बोतल देते हैं एसएल की। जब पेशेंट हमें कई बार घर जाकर ऑन कॉल फोन करता है कि सर मुझे दस्त हो गई है, मुझे सर्दी, तो हम कहते हैं वो इमरजेंसी वाली 5 ड्रॉप जीवन में डालने, क्योंकि हमें पता है कि वो एक्सपल्सन है। और वो अगर अकॉर्डिंग टू सैगल मेथड हम जाएं तो वो 3 5 7 दिन में या घंटों में अपना आप जाते हैं, अगर मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है तो हमने इस प्रकार उनको मेंटेन किया। उनको डायरिया लगा, कफ कोल्ड हुआ। उन्होंने इस दर्द का, गर्दन का दर्द, कुछ दिनों बाद 8 या 10 दिन बाद उंगलियों पे महसूस करना शुरू किया कि सर अब मुझे गर्दन का दर्द तो नहीं हो रहा है, पर कोहनी में दर्द शुरू हुआ है और कुछ दिन से अब उंगलियों पे महसूस हो रहा है। मतलब हमने देखा कि मेडिसिन ने हैरिंग्स लॉ को भी कवर कर लिया, सेंटर टू पेरिफेरल के सिम्टम जा रहे हैं। एक महीने तक 200 का एक डोज और पेशेंट तकरीबन 1.5 महीने में पूरी कंप्लीट की। ना उनको अब कोई टेंशन है, कोई चिंता है, और दर्द से पूरी तरह फ्री है। इस बीच में हमने कोई रिपीटेशन नहीं किया, सिर्फ सिंगल 200 का डोज। तो इसमें रूब्रिक बनाया जाए। मेडिसिन रूब्रिक बनाइए आप, हमको यहाँ रूब्रिक समझना है कि पेशेंट कई बार हमारे सामने ऐसी चीजें बोल जाता है और वो क्लोज क्लोज बोलते हैं। Sir, ailments from being received. जी Ailments from being received. जी Ailment Alien from deficiency. love disappointment. Delusions being alone. लिया जा सकता है। बहुत मेरे जैसे रूब्रिक तो कम है इसमें, क्योंकि जब हम एक्यूरेट मेडिसिन तक हम पहुंच जाते हैं और जब हम उसको बाद में जब चेक करते हैं तो काफी रूब्रिक को कवर कर चुकी होती है। तो काफी रूब्रिक है इसमें, इस केस में काफी रूब्रिक आएंगे। हाँ मनोज जी, जी नमस्कार। नमस्कार। आपका इसमें से मैं 3 रूब्रिक लिया है, उसमें से डिल्यूशन डिसीव, डिल्यूशन एलो बीइंग एंड एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, इसमें से रुका आ जाता है। और बताइए। डिलीजन डिसीव्ड बीइंग में सर डिसीव तो ड्रोसरा, ड्रोसरा कोई आती है ड्रोसरा। इस केस का पूरा जो कोर है वो डिसीव्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि पेशेंट को डिसीव हुआ है, वो डिसेप्शन हुआ है। और कोई रूब्रिक मेडिसिन। Delusion stabbed back in the heat. आप क्या ठीक से नहीं मुझे। Delusion stabbed back in the heat. मेडिसिन रस ग्लैब्रा। ठीक। और कभी शायद किसी ने बिट्रेड, हम आज डिसीट और बिट्रेड में ही कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। और कोई मेडिसिन रूब्रिक। सीपीआर जी Simis fuga. सीमित फूगा। आधार बताइए आप सीमित फूगा। Ailments from disappointment, deception. Weeping, tearful mood. And ailments from love, disappointed. देखिए वो इस केस में 2 या 3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट हैं, और वो है आपको उसके पति से जो आज थी वो वहां उसको निराशा मिली और धोखा।
अब बिट्रेड और डिसीव्ड को हम अगर डिफरेंशिएट करें तो डिसीव्ड डिल्यूजन में है और बिट्रेड फियर में है। डिल्यूजन में भी बिट्रेड है। बाकी अगर हम एक मोटा मोटा समझे तो बिट्रेड जो है वो भी धोखा है और डिसीव्ड भी धोखा है। पर हम इस केस को जब डिस्क्लोज करेंगे तो हम उसको भी समझेंगे। करें रूब्रिक बताएं या फिर कोई रूब्रिक? सबसे पहले लेडीज ने अपनी समस्या बताते बताते रोना शुरू कर दिया है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था मेरे साथ में। Weeping telling her sickness. पहला रूब्रिक। और उसने ये भी कहा कि सर कि इस दर्द में ये दर्द मुझे रह कर परेशान कर रहा है, कभी दिन में कभी शाम को कभी हम रह कर परेशान कर रहा है। ये परसिक्यूटेड की फीलिंग है। ये परसिक्यूटेड की फीलिंग, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। उसने फिर उसके बाद में ये बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। ये डिल्यूजन रिसीव्ड बीइंग की फीलिंग है। उसके बाद पेशेंट ने हमें कहा कि सर मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो ऐसा मतलब मेरे पति हैं ऐसा वैसा, और मुझे बहुत उम्मीद थी। और वहाँ जब उन्होंने ऐसे किया तो मुझे बहुत नाम मिली, क्या डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, और ये डिसअपॉइंटमेंट अभी का ही है, ताज़ा 6 महीने 4-5 महीने 6 महीने का है। तो ये एक एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू भी है। हमने इसको एक रूब्रिक को इसमें दिया कि एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू, दो होते हैं ऑड और न्यू, तो मैंने इसमें न्यू को एड किया। उसके बाद में उस लेडीज ने मुझे एक चीज बोली कि सर मैं घर में अकेली पड़ गई हूँ, जिनके भरोसे आई थी और वो भी नहीं है, और मैं घर में बिल्कुल अकेली अकेली महसूस होता है मुझे। अब ये फॉरसेकन की फीलिंग है, उसको अकेलापन लग रहा है, उसको लगता है कि हस्बैंड ने त्याग दिया, घर वालों ने त्याग दिया। और हाँ, डिल्यूजन अलोन भी है। और उस जब से उसको हस्बैंड जो बात पता चली, वहां से उसको ये तकलीफें शुरू हुई थी। एलिमेंट फ्रॉम डिसेप्शन, धोखे के बाद से ये सब चीजें को बात को उसके साथ जो धोखा हुआ उसके बाद उसकी सारी समस्या चालू हो गई। और उसके बाद से वो बहुत दुखी रहने लग गई, उसको बहुत दुख होने लग गया, बहुत मन में बहुत बोझ लगने लग गया कि मुझे बहुत दुख हो रहा सर कि मैं इतनी उम्मीदें लगा बैठी थी इनसे, उन्होंने ऐसा किया। यह ग्रीफ डिसेप्शन फ्रॉम जी। अब आपको फील समझ में आ गई कि ये इग्नेशिया है, ये इग्नेशिया है। इग्नेशिया 200 का एक डोज। और पेशेंट हम कई बार कुछ वेबिनार में हमको बोलते हैं पेशेंट की जो हमारे जूनियर्स होते हैं जो भी होते हैं, सर क्या आपने एक ही डोज में पेशेंट ठीक हो गया, कोई तकलीफ नहीं आती है। हमें पेशेंट के बाद के टॉक्सिन्स जो एक्सपल्सन रिलीज होते हैं इसकी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ अच्छी मेडिसिन ही पेशेंट को क्योर नहीं करोगी, हमारा ऑर्गेनल का अच्छा नॉलेज हमें उस मेडिसिन पर टिकाए रखेगा। मैंने 1.5 महीने तक मेडिसिन को चेंज नहीं किया, ना ही पोटेंसी को चेंज किया। पेशेंट ने मुझे दर्द की शिकायत की कि सर मेरा पेट दर्द बड़ा है, मुझे छींकें आने लग गई, मुझे सर्दी होने लग गई, मुझे डायरिया हो गया है। तब हमने उसको सिर्फ ये कहा कि सिर्फ आप वो जो तीसरी चौथी जो मैंने इमरजेंसी वाली जो मेडिसिन दी ना वो लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि ये पासिंग के सिम्टम हैं, ये आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि हमारी मेडिसिन ने एक्शन ले लिया। तो और जब पेशेंट के 7वें 8वें 9वें दिन का पेन रेफर्ड हुआ स्पाइन से हैंड की तरफ, ये सेंटर टू पेरिफेरी, हमें हेरिंग स्लो दिखा। और हमें एक और उम्मीद रही कि पेशेंट मेडिसिन बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ हमें पेशेंट को समझाना है। और पेशेंट ने काफ़ी चीज़ों के बीच में कभी ये हो रहा है कभी हो रहा है सर, और हमने हमेशा उसको एसएल पे रखा। और 1.5 महीने के अंतराल में पेशेंट पूरी तरह ठीक है। जहाँ अगर हम रिपीटिशन करते हैं तो नो डाउट हमारा केस फेल हो जाता है या बिगड़ जाता है। तो पूछिए आप सवाल। सर इनिशियल तो नहीं है डिल्यूजन अलोन में जी, इनिशियल डिल्यूजन अलोन में नहीं है, डिल्यूजन अलोन में नहीं है, पर फॉरसेकन फीलिंग है उसको।
उसने ये चीज बोली है कि मुझे अकेलापन महसूस होता है अब घर में। वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी आपने। जी डिल्यूजन अलोन की बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी है आपने केस में, बट इसमें विनीशिया में नहीं है। डिलीजन अलोन वैसे लिया भी नहीं था, फॉर सेकेंड फीलिंग मैंने ली यहाँ पर, क्योंकि कई बार फील के जो केस है जो हमारा डिसीव से स्टार्ट हुआ, उसको धोखा मिला, उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया और वहां से शुरू हुआ। और एक केस के अंदर हमारे पास हमें 4 मेडिसिन के सेट आते हैं, तो और उसके साथ में हमको कंसर्न के साथ में हमारे सिम्टम जो हमारी टोटलिटी होती है मैच करनी होती है, और उसी के बाद प्रिस्क्रिप्शन बनता है हमारा। एक केस में हमारे पास यहाँ नेट्रोम्यूल बहुत क्लोज है, यहाँ नेट्रोम्यूल बहुत क्लोज है, तो कुछ सिम्टम अगर हमारे टोटलिटी से मैच नहीं होंगे तो हमको उसको हटाने पड़ेंगे। और यही तो एक एवोल्यूशन का एक फंडा है कि जो चीज जितनी ग्रेट रखती है उसको हम उतना ही मूल्य देंगे और उसको सेंटर में रखेंगे और उससे जुड़ते जुड़ते लोग जुड़ेंगे। चारों क्लोज चल रही है सर, पल्सेटिला भी, सीपिया भी, इग्निशिया भी, लेट्रेम्यूल भी। पल्सेटिला ऑलरेडी दे चुका था मैं, पल्सेटिला वर्क नहीं की, पल्सेटिला ने कोई वर्क नहीं किया, पल्सेटिला दी जा चुकी थी। पर यहाँ जो उस पेशेंट ने पहली बार होते हुए पल्सेटिला वहां पर भी है, विपिंग टेलिंग वीकनेस में है, बहुत सारी जगह है, ताकि जो मेन इसका जो था कि सब बस मुझे वहाँ रोने के जो उसका जो रोना शुरू हुआ और उसके बाद से उसने जो चीजें चालू की, मेरा पति धोखा दे रहा है, मैं अकेली हो गई हूँ, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी इग्निशिया की, और इग्निशिया देने से उसको आराम हुआ। जी सर, ठीक है सर। सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं एसएन मिश्रा साहब पटना से। वेलकम सर एसएन मिश्रा सर। एसएन मिश्रा सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, आप चालू रखें सर प्लीज। सर आप चालू रखिए सर, एसएन मिश्रा साहब काम पेशेंट में दिख रहे होंगे। अब इसमें आप सवाल पूछिए इस केस से रिलेटेड, क्योंकि एक केस जब हम सुनते हैं या केस जब हम देखते हैं तो हमें 3-4 मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग शेड आती है, बस हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि कौन सी चीज ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसी आधार पर हमें हमारा सिलेक्शन करना होता है। विपिंग टेलिंग हार्ट सिकनेस लिए थे इसमें क्या सर? जी, इसमें सबसे पहला सिम्टम ही वो है। पेशेंट को जैसे ही हमने पूछा कि आपको कोई तकलीफ है घर में क्या, तो उसने बिल्कुल ये सब छोटी मोटी समस्या तो सबके घर में होती है, और जैसे हमने उसमें इग्नेशिया है सर, उसमें इग्नेशिया है, है विपिंग टेलिंग हार्ट सिकनेस में इग्नेशिया है। ये देखिए आप, हाँ जी है नहीं सर, सिंथेसिस में है। और सबसे इग्निशिया का वही फर्स्ट इंडिकेटर ये था कि चुपचाप रोने का, अंदर का जो बात उसका छुपा है, वो जब रो के जब बोलता है ना, जो पहले उसका फैमिली मैटर को बाहर नहीं आना चाहता है, ये केस वो सिंथेसिस इग्निशिया का एक ये केस सिंथेसिस से लिया गया है। कंप्लीट का कुछ सभी रेपर्टरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं कैंट कल में भी नहीं है। नहीं, आप सिंथेसिस में है, सिंथेसिस में है। एक रुब्रिक और हम दे सकते हैं कि वो पेशेंट बड़ी जैसे ही हमने उसको बोला और वो सुबह के रोने लग गई, इनवॉलेंटरी वीपिंग, काफी देर तक चुप ही नहीं हो रही है, मतलब जहां उसको नहीं रोना चाहिए वहां भी रो रही है वो, मतलब वो चुप होने का बिल्कुल ऐसी भावुक सी हो गई। तो यहाँ इनवॉलेंटरी वीपिंग, मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें एक पेशेंट को मैंने इनवॉलेंटरी वीपिंग सॉबिंग साइकिंग के बेस पर मैंने उसको इग्निशिया दिया था, और वो पेशेंट कंप्लीट क्योर हो गई थी, जबकि उसे काफी टाइम से परेशानी थी। तो हमें एक मोटी फील्ड, हमें जो बड़ी मेडिसिन है उनकी पता होनी चाहिए। तो यहाँ काफी अच्छी फील्ड थी इग्निशिया की पेशेंट के अंदर, और इग्निशिया से काम भी किया। बिट्रे और विपिंग सॉबिंग में इग्नेशिया फर्स्ट नंबर पर है सर। तो करो ना, हम जब कैंट जब पढ़ते हैं,
हम जब पेन पढ़ते तो कैंट या बोरिक में सोबिंग एंड साइगिंग इटैलिक में लिखा हुआ है, आप देखेंगे। मैंने कई केसेस में देखा है कि मेरे केस में पेशेंट मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं और हम कई जगह ऐसे एंजाइटी के केस देखते हैं जहां पेशेंट हमें ऐसे करते हुए मिलते हैं, लंबी लंबी सांसें खींचते हैं, ये साइगिंग। और मैंने कई बेसिस पर सोबिंग और साइगिंग के बेस पर ही मैंने किया और बहुत ही जबरदस्त वर्क करती है एंजाइटी के केसेस में। हम काफी केसेस देखते हैं, हमारे क्लिनिक पे आती है लेडीज हैं, काम करते करते बेहोश हो जाती है, छोड़ते छोड़ते डिसकंसर्टेड, अच्छी खासी सूरत चल रही उनके काम की, और सडन उनको कुछ विचार आया, किसी ने कुछ बोल दिया, बेहोश हो गई और लंबी लंबी सांसें खींचने लग गई। इनवोलेंट्री साइगिंग, सोबिंग, इग्निशन। और बिट्रे और डीसी को डीडी कर दीजिए सर। जी बिट्रेड हमारा ईयर में है। अभी पहले जो हमारे जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो सब जो आज 50-60 ईयर्स के हैं वो कहते हैं कि हमने तो सिर्फ बिट्रेड में एक ही मेडिसिन पहले देखी थी, वो थी हाइसाइमर। अभी सब बेलेडोना और काफी मेडिसिन ऐड हुई है उसमें, और उस वक्त डिल्यूजन बिट्रेड कोई टॉपिक नहीं होता था उस वक्त। अभी कुछ नई रेपर्टरीज वगैरह में उन्होंने ऐड किया है। बिट्रेड फियर में है और डिसीव्ड डिल्यूजन में है। अब बिट्रेड में भी धोखा है और डिसीव्ड में भी धोखा है, दोनों में विश्वासघात है। पर बिट्रेड में जी क्यों बोलूं, बिट्रेड पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं ना कि डॉक्टर साहब आप मेरी फाइल देख लीजिए। हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर मेरी फाइल देख लीजिए आप, और हम बोलते हैं 2 मिनट देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं सर, आप देख लीजिए। तो मैं क्या हुआ, मैं आपसे पहले बात करूँ, नहीं सर आप पहले मेरे कागज चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो मेरी फाइल चेक ना करो और कल कुछ आप गलत मेडिसिन दे दो, मुझे कुछ गलत हो जाए, मेरी कुछ तकलीफ दूसरी बढ़ जाए। तो यहाँ पेशेंट को धोखे का डर होता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो कितना हेलो। तो यहाँ पेशेंट को बिट्रेड में धोखेगा, विश्वासघात का, कि डॉक्टर मैं ये गोली खा तो रहा हूँ पर इस गोली को नहीं समझता तो नहीं हो जाएगी मुझे, या सर ये दवाई मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल से कुछ हो गया तो मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। ऐसे पेशेंट को हमेशा शुरू में काफी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, नए होते हैं और बाद में इंटेलिजेंट हो जाते हैं और फिर किसी पे विश्वास नहीं करते। हम कई बार देखते हैं छाछ को भी खूब के पीते हैं, इजीली किस पे विश्वास नहीं करते हैं, वो बिट्रेड के पेशेंट होते हैं, उनको डर होता है कि उनके साथ कुछ धोखा ना हो जाए। और डिसीव्ड के पेशेंट, डिसीव्ड जो है वो डिल्यूजन में है, जैसे ये पेशेंट के कि मेरे और वो बीइंग में है, डिल्यूजन डिसीव्ड बीइंग, उसके साथ धोखा हो रहा है और यहाँ धोखा होने का डर है, दोनों में बहुत अंतर है। वो हम पेशेंट फील कर रही है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मतलब चल रहा है धोखा, और यहाँ पेशेंट आगे के धोखे से डर रहा है। जो पीछे से हो रहा है वो डिसीव्ड और जो सामने से हो रहा है वो बिट्रेड। इनिशियल दोनों में ही है सर। जी है इनिशियल दोनों में ही जी, डिल्यूजन डिसीव्ड और बिट्रेड में तो नहीं है, बिट्रेड में नहीं है सर, है बिट्रेड में है, फियर बिट्रेड में है, डेल्यूजन बिट्रेड में नहीं है सर। डिल्यूजन बिट्रेड है भी नहीं, डिल्यूजन डिसीव्ड है, उसमें भी है। डेल्यूजन बिट्रेड में धोखे का उसको भ्रम भी रहता है और धोखे का डर भी रहता है, दोनों बात। फियर बिट्रेड में है, पर बिट्रेड आगे के धोखे से डरता है और डिसीव्ड में उसको महसूस हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। पेशेंट कहता है सर उसमें डर नहीं है, डिसीव्ड में डर नहीं है, बिट्रेड में डर है। जी मनोज जी, ये दो रूब्रिक एक ही है, एक ही इग्निशिया में है, लेकिन दोनों का जो मेन डिफरेंस होता है, फियर जब हम लोग लेते हैं मतलब पहले से पेशेंट को सेम चीज हुआ है, तो फियर मीन्स उसको पर्टिकुलर कोई चीज का उसका फियर होता है, जैसा एंजाइटी कोई पर्टिकुलर नहीं है। फियर में क्या होता है, फियर बिट्रेड में
पहले एक बार बिट्रेड हुआ है सेम, कैसे भी करके वो मेडिसिन लिया था, तो अभी सेम उसको एक बिट्रेड होने का डर है, इसलिए वो हाई समाज जैसा करता है, पहले अच्छा से चेक कर लो क्योंकि पहले इसको मेरा धोखा हुआ है। डिसीव होता है, डिसीव को पता नहीं चला जे ये मेरे को धोखा दिया। डिसीव ज्यादा जिसका ऊपर विश्वास करता है वो पोती पोती के ऊपर पूरा विश्वास किया। शायद एक पेशेंट ऐसा, दूसरा एक केस था उसमें वो पोतीदेव के ऊपर ज्यादा विश्वास किया, तो पोतीदेव बोला, पोतीदेव को नहीं चाहता जब उसका बच्चा इस टाइम हो, लेकिन उसका पोत्री को पता था, औरत को औरत चाहता था जो इस टाइम मेरा बच्चा हो, लेकिन पोतीदेव धोखा से डॉक्टर के पास लेके गया, ये तुम्हारा हेल्थ कैसे है वो चेकअप करने के लेके गया। उधर जाके क्या किया, उसका बच्चा गिरा दिया, पोत्री को नहीं मालूम, तो ये डिसीव हो गया। मतलब जो जिसको पहले से धोखा कोई नहीं मालूम, जिसका ऊपर ज्यादा विश्वास किया, वही अंदर से उसको धोखा दे दिया, ये डिसीव हो गया। मतलब डिसीव में पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बिट्रेड में पहले एक्सपीरियंस है, इसलिए वो फिर ऐसा हो जाएगा, उसका डरता है, इसलिए फिर बिट्रेड आया। ये दो रूलिंग में ऐसे डिफरेंस। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ डिसीव्ड में अगर हम एक सिंपल वर्ड में कुछ जाने तो ठगा हुआ महसूस करना, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करना कि मैंने उन पे विश्वास किया और उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया। और बिट्रेड में उसको एक्सपीरियंस हो चुका है पहले और अब वो डर रहा है। जैसे कई लोग कुछ किसी गर्म चीज से जल जाते हैं या कुछ चीज मुंह में पी लेते तो वो कैसे कहते, हमारी कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, या कई जगह उसने इंजेक्शन लगवा लिया है और उसको गांठ पड़ गई है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखना मुझे पहले गांठ हो गई थी, बड़ी समस्या ना बन जाए मुझे। तो यहाँ बिट्रेड में उसको आगे का डर रहता है, पहले एक्सपीरियंस कर चुका है या ना भी कर चुका, जरूरी नहीं हो, पर एक्सपीरियंस फियर में है, डिस्ट्रिक्ट में एक्सपीरियंस नहीं होता है और वहाँ वो ठगा हुआ महसूस करता है। कई बार हम शादी के संबंध में जाते हैं और कई संबंध होते हैं तो संबंध हो जाते हैं कम जानकारी के साथ में कि भाई लड़का कैसा है क्या है, और लड़की का बाद में संबंध के बाद में उसकी कुछ चीजें मालूम पड़ती है कि भाई ये तो ये भी करता है, तो वहाँ कुछ जानकारी छुपाई गई है और वो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, वो उसके साथ डिसीव्ड है। और बिट्रेड में वो पहले उस चीज को महसूस कर चुका, इंजेक्शन हुआ, बीमारी हुई है, सिर्फ डॉक्टर ने उसके साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिया तो वो फिर छोटे मोटे डॉक्टर के पास दिखाता ही नहीं है। एक मेरे पास एक पेशेंट था बिट्रेड का, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास पेशेंट ने कॉल किया और मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मेरा परमानेंट पेशेंट है पर अभी कुछ समय से व्यस्तता की वजह से मैं उसका कॉल नहीं उठा पाया, तो उसको जनरल फीवर आया और वो पेशेंट सीधा किसी एमडी को दिखा के आया। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे दूसरे दिन कॉल किया, डॉक्टर साहब मुझे कल बुखार आया था और आपने कॉल उठाया नहीं, तो आपको पता है मैं छोटे मोटे तो दिखाता ही नहीं हूँ। तो मैं कहा छोटे मोटे मतलब, हाँ मुझे बुखार आया, मैं सीधे एमडी को दिखा के आया। तो मैं क्यों एमडी को इतनी दिखाने क्या, जो पास के किसी क्लिनिक से मैं ऐसे क्या दवा ले सकते थे। तो छोटे मोटे विश्वास नहीं, लास्ट टाइम जब पता है मैंने छोटे मोटे दिखाया तो मेरी हालत कितनी बिगड़ गई थी, इसलिए मैं छोटे मोटों को नहीं दिखाता है आज के बाद में। यहाँ फियर बिट्रेड है, इसके साथ गलत ना हो जाए। और दूसरा डिल्यूजन चैटिंग पीकॉक, हमेशा छोटी मोटी समस्याओं के लिए बड़े बड़े एमडी डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ढूंढना। 2 रुपये सडन पकड़ में आए और हायर सेमेस्टर होने का 1 डोज और पेशेंट क्योर। दूसरा रूब्रिक क्या बोला सर? डिल्यूजन चैटिंग पीकॉक, चेजिंग पीकॉक। हायर साइनस के पेशेंट जो होते हैं ना वो बहुत बिट्रेड में होते हैं। डिल्यूजन चैजिंग पीकॉक मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स को ढूंढना। कहीं हम हमारे क्लिनिक पे कहीं ऐसे पेशेंट आते हैं कि कहते हैं कि सर मैं छोटी सी सर्दी खांसी होती है ना तो एमडीटीएम के नीचे बात ही नहीं करता। हम उसके पीछे कारण पूछते हैं, ये क्यों जाता है वहां पर, तो सब छोटे मोटे दिखा दो, कल से केस बिगड़ जाए तो, कल देने पड़ जाए तो, ये जो तो होता है। हम बिट्रेड के अंदर अगर देखें तो पेशेंट जब हमारे सामने कहता है, आई समझ के पेशेंट बड़े अनोखे होते हैं, बड़े मजे आते हैं और काफी पेशेंट मिलते हैं हमें से। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ लेब टेस्ट करा लो, जान सही नहीं थी, तो ये जो तो होता है ये हायर समझ के साथ बहुत ज्यादा होता है। वो बड़े सस्पिशियस होते हैं, बड़े बिट्रेड में होते हैं और फिर इंजरी में होते हैं, तो बड़ा
क्लियर कर इनका केस पता चलता है कि पेशेंट सीधे बड़े बड़े डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, सीधे छोटे मोटों का नाम ही नहीं लेते हैं, छोटे मोटों को दिखाते ही नहीं, भरोसा ही नहीं करते हैं। इसलिए डिसीड और बिट्रेड में बहुत अंतर है। अगर हम हायोसाइनस को ठीक से पढ़ेंगे फिर बिट्रेड को पढ़ेंगे तो हमें डिसीड बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, डिसीड और बिट्रेड में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपने वो डिल्यूशन परसिक्यूटेड को जो पकड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो। हमारे क्लिनिक में कई बार पेशेंट आते हैं, कहते कि सर ये बीमारी है ना रह रह के तंग कर रही है, परेशान कर दी है। एक एक्सप्रेशन पकड़ना है इनको पेशेंट के। पेशेंट सब बहुत परेशान हो गए, सब बहुत परेशान हो गए, रह रह के परेशान कर रही डॉक्टर साहब, अभी 2 घंटे रह फिर उठ के आ जाएगा, रह रह कर तंग करे। जहाँ परेशान रह रह कर परेशान करने की फीलिंग पेशेंट दे वो परसिक्यूटेड, और इसके रिलेटेड में है परस्यूड। पेशेंट कहते हैं ना डॉक्टर साहब ये बीमारी जा ही नहीं रही है, हट नहीं रही है, मिट नहीं रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, पीछे हाथों के पीछे पड़ गई है। जहां पीछे पड़ने का सेंस पेशेंट दे वो परस्यूड, और जहां रह रह के परेशान कर रही है, तंग कर रही है, हैरान कर रही है, वो परसिक्यूटेड। जी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि परेशान करने की जहाँ फील हो, बार बार परेशान कर रही है, तंग कर रही है, हैरान की चीखी इतनी परेशान कर रही है सर, जरा सी देर होती फिर आ जाती है, थोड़ी देर में फिर आ जाती है, रह रह कर परेशान कर, जहाँ रह रह कर परेशान करना वहाँ परसिक्यूटेड, और जब बिल्कुल पीछे ही पड़ गई है, जा ही नहीं रही है, मिट ही नहीं रही है, हट ही नहीं रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, ऐसी फीलिंग जहाँ वो परस्यूड। ডাক্তার 10:30 আসার কথা, এসছে 1টায়, এই জন্য এত দেরি। আমরা তো 6টার সময় ঢুকলাম বাড়িতে, बहुत देरी है। ये पीकॉक वाला जो रूब्रिक है इसको थोड़ा स्पष्ट कर सर। देखिए पिकॉक क्या होता है, पिकॉक एक बड़ा जंगल का खूबसूरत प्राणी है वो, है ना। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं हमारे पास जो सिर्फ बड़ी पिकॉक इसका डिलीजन चेसिंग पिकॉक इस प्रकार से समझे कि वो एक बहुत प्रीशियस जानवर है जो भी है। तो हम बच्चे वगैरह छोटे बच्चों को कैसे उसको देखने जाते हैं कि बहुत अनोखा प्राणी है, वो बहुत कीमती है। तो जो हायोसाइनस के पेशेंट होते हैं वो बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, बड़े एमडी डीएम। अब एमडी डीएम को आप पिकॉक के सेंस में लीजिए, बहुत कीमती है, बहुत बड़े हैं, बहुत कीमती डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, डिग्री वाले डॉक्टर हैं। तो जो हायोसाइनस के जो पेशेंट होते हैं वो बिट्रेड की वजह से, फियर ऑफ बिट्रेड की वजह से एमडी डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इनको फॉलो करते हैं, वो छोटो मोटो को नहीं दिखाते। जैसे पिकॉक को आप एक बड़े डिग्री वाले डॉक्टर समझिए कि वो चेस करते हैं पिकॉक को। पिकॉक मतलब एमडी डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हल्का सा पेट में दर्द हुआ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और हम उनसे उसकी वजह पूछेंगे, डॉक्टर साहब छोटे मोटे को दिखाऊंगा और वो ठीक से नहीं कर पाए तो केस बिगड़ जाएगा, मेरे साथ तो गलत हो जाएगा ना। तो वो बिट्रेड की वजह से बड़े बड़े डॉक्टर को फॉलो करते हैं, चेसिंग करते हैं। सर जो पेशेंट गारंटी मांगते हैं ठीक होने की, जी जी बोलिए। हेलो, जैसे पीकॉक को मतलब जंगल की सबसे खूबसूरत प्राणी माना गया है, अच्छा माना गया है। तो इसी तरह से यहाँ मतलब डॉक्टर को मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट। जैसे जंगल का सबसे अच्छा प्राणी क्या है? पिकॉक, देखने में खूबसूरत वगैरह सब चीजों में। तो हम जब जाएंगे अगर जू में तो बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है पिकॉक, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मस्त है देखने करने में। और तो ठीक वैसे ही ये इस प्रकार के पेशेंट पिकॉक रूपी बड़े डॉक्टर एमडी डीएम और उसमें कोई बड़ी डिग्री वाले होंगे, वो बिना छोटी मोटी डिग्री वालों को कुछ नहीं समझते, उनके जाते ही नहीं डर के मारे।
बिट्रेड की फीलिंग उनमें इतनी भरी पड़ी होती है, उनके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए वो छोटों मोटों को दिखाते ही नहीं है। वो सीधे एमडी के पास से जाएंगे, जब उनसे हम कारण पूछते तो बताते हैं फायदा के साथ नहीं दिखाता। सस्पिशियस होते हैं, शक करते हैं। शुरू में हायर सर्विस के पेशेंट नए होते हैं, भूले होते हैं, और एक बार उन्होंने धोखा खा लिया छोटे मोटे डॉक्टर के यहाँ, तो फिर आप उनको नए बट इंटेलिजेंट में भी देखेंगे। भूला है और अब इंटेलिजेंट हो गया, वो एक बार धोखा खा लेगा, अब वो क्लियर बिट्रेड में आ गया है। उसकी फीलिंग यही रहती है कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटके वाली कंडीशन की, ऐसा ना हो कि मैं कहीं खजूर में अटक जाऊं, कि ना इधर कर रहा हूं ना उधर कर रहा हूं। ये बिट्रेड है। बड़ा मस्त रूबरी के चेसिंग हिपहॉप वाला, और काफी लोग हमें हायर सर्विस में देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। हेलो सर, चेजिंग का मतलब क्या है? चेजिंग मतलब पीछा करना, उनको ढूंढना, उनकी तरफ जाना, उनको एनडीटीएम को देखना, ढूंढना। आप कई पेशेंट जब बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, बेस्ट डॉक्टर बताइए ना मुझे, फॉलो करना, उनको ढूंढना। और यही रूब्रिक का एक मतलब है कि भाई वो बड़े से बड़े डॉक्टर को चेस्ट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको ढूंढ रहा है। अकेले श्यामा से जी अकेले श्यामा से डेलूजन पीकॉक ही चासिंग जी चेसिंग पीकॉक ओ ये चल फिल्टर डेलूजन सर ये जो पेशेंट गारंटी मांगते हैं कि पहले गारंटी दो कि मैं ठीक हो जाऊं, इसको कैसे लेंगे जी? अब पेशेंट की पीछे की फील देखनी पड़ेगी हमको। होता क्या है कि कई बार बीच में से हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि भाई पेशेंट, हम उनसे पूछते हैं कई बार कि भाई गारंटी क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे पेशेंट सस्पिशियस होते हैं, शक के नज़ारे देखते हैं कि उनको विश्वास नहीं है, अब वो डाउटफुल रिकवरी में है, सस्पिशियस है। ये सब हमें उनसे और डिटेल में पूछना पड़ेगा, आपकी पूरी आगे की केस टेकिंग क्या है, और वो गारंटी मांग रहा है मतलब वो सस्पिशियस है। एक्चुअली मनोज जी, हाइसोमस पेशेंट ही ज्यादा गारंटी मांगते हैं, इसलिए हाइसोमस पेशेंट पहले धोखा खा के आ जाता है। वो अभी बोल रहे जब मैंने तो वो डॉक्टर के पास गया, इतना पैसा चला गया, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, आपका पास ये तो ठीक हो जाएगा ना, आप ये मेरे आपका पास आया, ठीक होगा कि नहीं आप बताइए, आप मुझे गारंटी, क्योंकि पहले धोखा खाया, बाद में फेयर विक्टेड में है ना, हाइसोमस फेयर विक्टेड में है बोल के वो डॉक्टर को बोलता है आप मेरे को गारंटी दो, मेरा पैसा नहीं, वो बिजनेस टॉकिंग में है, पैसा नहीं लॉस होना चाहिए, आप मेरे को यहाँ से मेरे ठीक हो जाएगा, इसलिए वो चाहता है मेरे को गारंटी दो, वो गारंटी चाहता है, इसलिए फेयर विक्टेड में है, इसलिए गारंटी चाहता है। मेरे को ऐसा लगता है वो तीन वजह से गारंटी चाहता है। एक वो फियर ऑफ बीइंग इंजरी होता है, फियर ऑफ बीइंग सोल्ड होता है, और फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड होता है। इन तीनों को कंबाइन करके बार-बार गारंटी मांगता है। देखिए वो जब ठीक है ऐसा ही है। जब तक पेशेंट हमें कंसर्न नहीं देगा तब तक हम किसी चीज को प्रेजुडाइज नहीं हो सकते कि वो क्यों मांग रहा है गारंटी, कि बिट्रेड की वजह से केयरफुलनेस भी तो हो सकता है, हाइसोमस केयरफुलनेस भी तो उसका हो सकता है गारंटी मांगने के लिए। अभी हम हायर सर्विस पे बात नहीं करेंगे। पेशेंट कई बार आंखों में आके डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना, तो ये लाइट डिजायर है, वो हमसे लाइट मांग रहा है, पक्का ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब, ये लाइट डिजायर पॉजिटिव है। तो हम जबकि हम अगर देखें तो इस लाइट डिजायर में हायर सर्विस नहीं है, तो हम कैसे बोल देंगे डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना पक्का, तो ये हमसे वो लाइट मांग रहा है। नहीं सर, हायर सर्विस का जो पेशेंट अगर गारंटी मांगता है ना, उसमें मेजरली यही रहता है बिट्रेड और सोल्ड होने की फीलिंग, पर वो वहाँ वो फील होनी चाहिए ना, वहाँ वो फील होनी चाहिए, वो उसके मुंह हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं सोच सकते। हाँ नेचुरली हम तो बिना प्रेजुडिस माइंड के रहेंगे ना। हाँ
तो पेशेंट अगर ये बोले डॉक्टर साहब कि मैंने वहाँ इतना इलाज करा, उन्होंने इतना पैसा ले लिया, लूट लिया मुझे, तो डिलीजन सोल्ड बीइंग में हायर समझ है, तो वो चीज़ लगे उसको तो वहाँ हम इस रूप में लेंगे। पर वो जब वो ये आके हमें बोले तो हम उसके पीछे का कंसर्न जरूर जानेंगे, क्या गारंटी? हाँ डॉक्टर साहब मैंने वहाँ भी बहुत जगह इलाज कराया वगैरह, पर कि मुझे कोई आराम नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, डिलीजन हमारे पास बिजनेस स्टॉप कर रहा है वो। तो ऐसे हम टोटलिटी बनाएंगे तभी हमारे को उसकी गारंटी का कारण पता चलेगा। बाकी एक आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बिट्रेड में है, सस्पिशियस है, इंजरी का डर है उसको। और नहीं सर, वह जो ये बात हो रही थी कि गारंटी मांगता है, तो जी क्या वो उसका कॉशियस नेचर नहीं है वो, कि वो मतलब सावधान पहले से ही वो जान लेना चाहता है सब ये, तो इसके कॉशियस भी तो हो सकती है उसका ना। आपको कॉशियस और केयरफुलनेस में अंतर बताता हूँ कि आप अभी बीमार नहीं है, पड़ोस में किसी को डायबिटीज हो गई है, आपने किसी को डायबिटीज देख लिया और उनको पता चला कि मोटापे से उनको डायबिटीज हुआ और आपने भी एक्सरसाइज चालू कर दी, या अभी आपको कोरोना हुआ नहीं है और आप मास्क पहन रहे हैं, तो ये कॉशियस है। चिंता में आपने मास्क पहन लिया, टेंशन में, ये कॉशियस एंशियस है। बीमारी के पहले मास्क पहन रहे हैं ताकि बीमार ना हो जाए, ये कॉशियस है। और बीमारी के बाद में मीठा नहीं खा रहे हैं, चटका नहीं खा रहे हैं और हमें परहेज रख रहे हैं, रात में लेट नाइट खाना नहीं खा रहे, ये है केयरफुलनेस। बीमारी के बाद परहेज पाला रख रहे हैं हम, पड़ोस में कोरोना हो गया, हम मास्क पहन के घूम रहे हैं, वो है कॉशियस एंस, या टेंशन में ले रहे हैं तो कॉशियस एंसियस, और नहीं तो सिंगल कॉशियस। तो अगर वो बीमार नहीं है और आके परहेज पाल रहा है तो वो कॉशियस है, पर अब वो बीमार है और आके ने अगर हमारे सामने बोलेगा तो वो कॉशियस नहीं होगा, फिर वो केयरफुल इसमें चला जाएगा। ओके ना डॉक्टर, मैंने हर प्रकार के परहेज किए हैं पर ये बीमारी जाएगी। जब से मेरे को एसिडिटी हुई तब से मैंने खाना कम कर दिया है, मैंने खट्टा खाना कम कर दिया है, मैं रात में बहुत कम खाता हूँ, बहुत परहेज करता हूँ, तो ये केयरफुलनेस है। हाँ मनोज जी, राधेश्याम जी की भी क्वेश्चन भी प्रॉपर है, क्योंकि हाइसेनस कॉशियस में है ना, पहले बीटेड होने का पहले वो कॉशियस हो जाता है, मेरे होने का पहले, और हाइसेनस भी कॉशियस में है, इसलिए वो भी चाहते हैं बहुत कुछ रूब्रिक। एक्चुअली एक रूब्रिक का प्रॉपर मीनिंग जानना है, उसका साथ आजू बाजू में जो रूब्रिक उसको कवर कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी एक रूब्रिक का प्रॉपर फीलिंग्स देखिए रूब्रिक जब आ जाएगा तो वो रूब्रिक का असली जो फीलिंग्स है वो अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ये पेशेंट ऐसा करते हैं। कॉशियस में है, कॉशियस में है। हम ये तो एक हायर समझ की एक डिबेट से चाहिए तो हायर समझ के रूबरी निकलते हैं, बाकी हायर समझ इतनी इंटरेस्टिंग जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ डिस्कस हो रहा है, तो ये बिटरेट से बचने के लिए, यहाँ बिटरेट से बचे इसके लिए वहाँ कॉशियस हो जाता है, और उसके लिए कि वो मांगता है कम के ठीक हो जाएगा ना, मैंने गारंटी दे रहे हैं ना, तो ये इस तरह से मतलब बिटरेट से बचने के लिए इस तरह से कॉशियस। हाँ जी, ऐसा बोलते हैं ना डॉक्टर, ऐसा पेशेंट आप इससे पहले देखा क्या, वो उसको गारंटी है, इसका पास ऐसा अनुभव है, इसलिए वो ऐसा कॉशियस भी रहता है। जो आप देखा कि नहीं, पहले से वो उसका मन का जो अंदर जो ये रहता है, संधि जो रहता है, ये ठीक होगा कि नहीं, इसलिए कॉशियस होता है। ऐसा रोगी बोलता है सर जी, रोगी ऐसा भी बोलता है कि अभी काम के दवाई दीजिएगा, अभी काम के दवाई दीजिए, काम में दवाई दीजिए। यहाँ से विषयांतर हो रहा है, कम का दवाई, ये हसियोमास का नेचर नहीं है, ये ब्रेनिया में कम तो ऐसा हो सकता ना कि बेटाइट के चलते नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जाने के दवाई ले लिए तो नहीं ये नहीं हो। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। पूछना चाहता हूँ जी, बोलिए। सर आपने लिया था रूब्रिक एलिमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट, न्यू, तो सर न्यू का रोल का क्राइटेरिया क्या रहेगा? देखिए
जैसे मेरे पास अभी केस है माइग्रेन का, तो माइग्रेन के पेशेंट को मैंने जब टोटल उसकी जब कैस्टेकिंग ली वगैरह ली तो उसको 2000 के आसपास ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और हम जरूरी नहीं कि हम हर जगह एलिमेंट को पकड़ेंगे करेंगे, यहाँ जरूरी है जहाँ मिल रहा लेंगे, पर जब हम पूछते हैं पेशेंट से कि ये आपको 2000 के आसपास कोई कुछ ऐसी घटना हुई थी क्या, बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ था। उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद में उसको सिर दर्द शुरू हुआ और वो मेरे पास आया 2020 में, तो वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत लंबा हो गया, वो ओल्ड हो गया। तो इतने लंबे ओल्ड में हमने वहाँ नेट्रोम्यूर उसको प्रिस्क्राइब किया था क्योंकि काफी सिम्टम्स थे मेरे, और ये क्राइटेरिया 6 महीने साल भर के अंदर कोई अगर कोई ऐसा नया कोई उसके साथ डिसअपॉइंटमेंट हुआ जहाँ उसको आशा थी और वहाँ उसको निराशा मिली। जैसे एग्जाम में पढ़ने गई, तैयारी करके बहुत उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगी और फेल हो गई, डिसअपॉइंटमेंट हो गई। बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, बहुत उम्मीदें थी कि इसके साथ शादी करूंगी और उसने धोखा दे दिया उसे, तो वहां उसको उम्मीद थी और वो नाउम्मीद हो गई। ये डिसअपॉइंटमेंट है। ये सारे न्यू 6 महीने साल भर के अंदर अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये सारी न्यू में हम काउंट करेंगे, और ओल्ड में 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे। जहां आपको उम्मीद हो और वहां नाउम्मीद हो जाए, ये डिसअपॉइंटमेंट है। जहां आपकी अपॉइंटमेंट थी और वहां आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, डेल्यूजन फ्राइटनिंग अवे पीकॉक्स, उसमें भी हायोसाइमस सिंगल रेमेडी, तो मैं जानता हूँ उस तरह से कि वो जो बड़े डॉक्टर है उनसे दूरी भी रखना चाहता है, उसमें भी हायोसाइमस है सिंगल। ठीक है, कोई भी मेडिसिन की एक स्टेज नहीं होती, आपके पास हमेशा बिट्रेड में ही हायोसाइमस आएगा, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास अलग अलग स्टेज होती है। हमारे पास एक पेशेंट की एक ही इमेज नहीं बनेगी, एक मेडिसिन की एक ही इमेज नहीं बनेगी। काफी हमें सही मेडिसिन तक रूब्रिक के थ्रू पहुंचना है। अगर हम चेजिंग पीकॉक पढ़ लिया है तो हम पेशेंट में जब पेशेंट हमारे साथ ऐसी शक की नजर देखेगा तो हम वही ढूंढेंगे। तो हमें रूब्रिक का सबसे ज्यादा नॉलेज रखना है। पेशेंट जो बोल रहा है उसको रूब्रिक भी बनाना है, उसके बाद टोटलिटी को बेस करना है, और चाहे जो मेडिसिन, एक हमारा मटेरियल मेडिकल का नॉलेज और पेशेंट की जो उसने हमें सामने बोली है बातें, इन दोनों को मिला के हम मेडिसिन देंगे। तो हर मेडिसिन की बहुत स्टेज होती है। हाइड्रोजन बिट्रेट में भी है, सोल्ड विंग में भी है, स्पाइन में भी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस भी है, कॉशियस भी है। तो हर मेडिसिन की बहुत स्टेज होती है। तो हर केस में हम बिट्रेट या चेजिंग पीकॉक ऐसा नहीं है। आपको आपसे सल्फर फर्स्ट ईयर में भी मिलेगी और जो है उसमें भी मिलेगी। हम नहीं सर, ये तो नया रूब्रिक है, जानकारी के लिए मैंने कहा कि ये नया रूब्रिक ले सकते हैं। हमें जहाँ फील होगी तो हम इसको भी ट्राई करेंगे। पर फिर भी मैं एक चीज, जैसे हम यहाँ रूब्रिक ही पढ़ रहे हैं क्योंकि जितने रूब्रिक हमारे हाथों से निकलेंगे उतने ही मजा आएंगे। जैसे आज हमने अभी एक केस मैंने पेशेंट को तकरीबन 2.5-3 साल से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती थी उसकी यूट्रस की। तो हमने उसको पूछा कि भैया तकलीफ क्या है। वो तो उसने बहुत ही शुरुआती स्ट्राइकिंग सिम्टम दे, डॉक्टर साहब जमाने के डॉक्टर को दिखा दिया मैंने, सारे जमाने के डॉक्टर को दिखा दिया मैंने 2.5-3 साल के अंदर, बड़े बड़े MD DM सर्जन को, कहीं कोई हाथ नहीं लगा मुझे। मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी है। अब मुझे लगता है कि मैं कहीं ठीक होंगी। तो एक रूब्रिक है। अब बात निकले मैं बताता हूँ, डिल्यूजन लॉस्ट सी इज सॉल्वेशन फॉर, उसको उसकी बीमारी की मुक्ति की उम्मीद ही खत्म हो गई है। और एक डिल्यूजन वर्ड लॉस्ट वर्ड बियॉन्ड द होप, पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर को दिखा दिया पर अब उसको कोई होप नहीं है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 सिंगल डोज, पेशेंट की 15 दिन के अंदर 3 साल की ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई। और जहां डॉक्टर ने उसको बल्कि यूट्रस बताया था, ऑपरेशन के लिए बोला था, 1 महीने के अंदर उसका बल्कि यूट्रस काफी नॉर्मल है और ब्लीडिंग वगैरह सब कंप्लीट किया। एक डिस्पेयर वाला रूब्रिक लगाया और हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम दी। पेशेंट की फील क्या बोल रही, पेशेंट क्या बोला, हमको रूब्रिक के पुलिंदे नहीं बनाने हैं, हमें पेशेंट का कोर पकड़ना है। जहाँ कोर पकड़ा
उसके बाद फिर हम हमारे जो उसके जो गेस्चर हैं, उसके ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे सामने क्या कर रही है, इसको हम उसके साथ जोड़ सकते हैं सपोर्टिंग रूब्रिक के साथ में, और आप मेडिसिन ये मैजिक करेगी। यहाँ सिर्फ प्लीज जी रूब्रिक रिपीट कीजिएगा सर। एक डिलीजन लॉस्ट, सी इज साल्वेशन फॉर। बहुत ही जबरदस्त रूब्रिक है। आप ऐसे पेशेंट पर ट्राई कीजिए जिनको अपनी मुक्ति, बीमारी से मुक्ति की उम्मीद ही खत्म हो गई। कई पेशेंट कहते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब कोई उम्मीद ही नहीं बची अब, डिलीजन लॉस्ट, सी इज साल्वेशन फॉर। और एक जस्ट उसके नीचे ही रूब्रिक है, डिलीजन वर्ल्ड लॉस्ट टू वर्ल्ड बियॉन्ड द होप ही इज। कई पेशेंट आपके कहते हैं पूरे जमाने में देखा के आ गया हूँ, कहीं कोई इलाज नहीं मिला मुझे, और अब तो मुझे ठीक होने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। अब यहाँ पूरे जमाने को वो जो कह रहा है, हम उसको जमाने के डॉक्टर मतलब कि वर्ल्ड बियॉन्ड द होप ही इज, मतलब पूरे जमाने में घूम लिया, अब उसको कहीं कोई होप नहीं बची, कोई आस नहीं बची है। यहाँ पर अर्जेंटीना सिंगल है, और डिलीजन साल्वेशन में 4-5 रेमेडी साथ में अर्जेंटीना है, और डिस्पेयर में भी अर्जेंटीना। हमने 3 रूब्रिक लगाए और मेडिसिन दी, और जहाँ 3 साल पुरानी ब्लीडिंग की समस्या, उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की समस्या और बल्कि यूट्रस 1 महीने में थी। तो क्यों हम उसकी इतनी डिटेल में जाएं जब पेशेंट स्ट्राइकिंग ऐसी चीजें बोल रहा है कि हमको उसकी 3 या 4 रूब्रिक में उसकी मेडिसिन मिल गई। पेशेंट के किस चीज पे जोर दे रहा है, उस चीज का रूब्रिक बनाइए। डॉक्टर साहब मुझे फायदा नहीं हो रहा, फायदा मतलब बिजनेस टॉक। डॉक्टर साहब मैंने बहुत जगह दिखाया इस बीमारी में मुझे कहीं फायदा नहीं हो रहा। वो चीज पे जोर दे रहा है, फायदे पे जोर दे रहा है, फायदे नुकसान पे जोर दे रहा है, बिजनेस टॉक। रूब्रिक हमें पेशेंट जिस वर्ड पे जोर दे रहा है उस पर बनानी है। सब जगह मैंने इलाज करा लिया, अब तो मैं थक के निराश हो गई हूँ। डिस्पेयर, निराश, रिकवरी, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। जी मैं अभी तो मोबाइल पे हूँ, और इस केस का अगर मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा। और एक केस जो मैंने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, इनवॉलंटरी सैगिंग का, वो इग्निशिया का ही है। अगर आप थोड़ा सा इसके रूब्रिक देखेंगे तो इग्निशिया बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी मेडिसिन है, और वो पेशेंट कुछ भी कर लेते हैं, कहीं पे भी जहाँ जो नहीं होना चाहिए वहाँ भी मिल जाता है। पेशेंट कई बार क्लिनिक पे रोने लग जाते हैं, लंबी लंबी सांसें भरने लग जाते हैं। एक केस मेरे पास इग्निशिया का आया था, और मुझे कहीं बाहर जाना था, और पेशेंट एक लड़की आई मेरे पास, तकरीबन 17-18 साल की लड़की थी, और उस लड़की को बहुत लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, और वो पेशेंट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि गैस्पिंग की कंडीशन में, जिसको बहुत ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि वो एंजाइटी में है। तो मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं एंजाइटी के, तो मुझे पता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। पर पेशेंट के घर वाले घबरा गए कि डॉक्टर साहब ये तो देखो ना क्या हो रहा है इसको, ऐसे लंबी लंबी सांसें खींचते हैं एंजाइटी के पेशेंट। तो मैंने जनरल पूछा कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कि नहीं सर। कोई टेंशन, नहीं सर। तो मैं हुआ क्या? बोले सर वो हमारे पड़ोस में ना कुछ दूर मकान है, वहां पे एक मौत हो गई अभी डेंगू से, तो ये वहां बैठी हुई थी, और वहां बैठी ना, और दिन भर तो रोना रोना चला सब, और शाम होते होते ये बस सुबह दिन में होते ऐसी तकलीफ हो गई। हम इसको सिविल हॉस्पिटल में दिखा के लाए, वहाँ पे इन्होंने डेरिफाइन इंजेक्शन लगा दिया कि इसको सांस चल रही है, और उस वक्त तो ठीक थी, ये वापस से चालू हो गई। और तो मैंने थोड़ा सा डिटेल, मुझे लगा कि हो सकता है कि जो लड़का पास में मरा हुआ है इसके बहुत क्लोज रहा होगा, इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसको डेथ ऑफ लव्ड वंस का कारण रहा हो। तो एक इमेजिनरी मेरे दिमाग में पिक्चर चली कि हो सकता है इसको डेथ ऑफ लव्ड वंस का एक एलिमेंट है यहाँ पर, और पेशेंट सोबिंग और साइगिंग कर रही है, क्योंकि बोरिक में सोबिंग और साइगिंग बड़े इटैलिक में लिखा हुआ है, और हमारे एलेंस की नोट के अंदर लिखा हुआ डीप कंसंट्रेटेड ग्रीफ। जिस चीज का बहुत गहरा दुख लग जाए, तो इतना गहरा सदमा लगा कि वो सोबिंग और साइगिंग करने लग गई। इग्निशिया 31 डोज और 5 मिनट में उठ के वो लड़की पानी पीने लग गई।
और उसके बाद मैंने शायद 4 या 5 दिन बाद फिर कॉल किया, डॉक्टर कोई तकलीफ ही नहीं है तो कई केस तो बिना हेपेटाइटिस नहीं ठीक हो जाते हैं इग्नेशिया के, इतने प्रोमिनेंट, इतने ऐसे उसके सिम्टम होते हैं पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि वो क्लियर पता चलता है कि इग्नेशिया ही है। एक 30 का डोज और पेशेंट क्यों? साइन लाउड में सिंगल ही है सर जी, साइन लाउड में सिंगल ही है। इन्वोलेंट्री साइकिंग है, साइकिंग केवल SIGHING। हाँ साइकिंग में ना साइन लाउड सिंगल ही है इग्नेशिया। लंबी लंबी सांसें खींचना। हाँ जी हाँ जी, सॉबिंग एंड साइन में सिंगल है। इन्वोलेंट्री साइकिंग में भी इग्नेशिया है, कहीं भी लंबी लंबी सांसें। एक देखिए इग्नेशिया की एक फील है, डिस्कंसर्टेड मतलब कि कई बार हम सोचते हैं ना कि जिनकी क्लिनिक पे एंजाइटी के पेशेंट आए होंगे, वो पेशेंट डिस्कंसर्टेड को वो डॉक्टर बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि पेशेंट अच्छा भला काम करता होता है और थोड़ी देर में अचानक वो सब काम धाम छोड़ के तो उसकी जो दिन भर की दिनचर्या, बॉडी की जो कंसर्ट जो था वो सब बिगड़ गया। सूरताल सारा जो कंसर्ट था वो डिसकंसर्ट हो गया। अब उसकी सांसें चलने लग गई, उखड़ने लग गई, हाथ पैर कड़क होने लग गए। डॉक्टर साहब देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे हाथ पैर कड़क होना मतलब बॉडी का एक जो कंसर्ट था, एक जो सूरताल जो था, वो तुरंत कोई एलिमेंट मिला, दिमाग में गया। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, डेथ वंथ हो सकता है, डिसेप्शन हो सकता है, कुछ जो चीजें उसको एलिमेंट करेगी, उसके बाद उसका सारा डिस्कंसर्ट में 2 ही रेमेडी है, ब्रोमियम और इग्नेशिया। तो इग्नेशिया को समझना बड़ा आसान है कि जिसके पास एंजाइटी के पेशेंट आते रहते हैं क्लिनिक पे, जो कहीं जुड़े हैं हॉस्पिटल से, वहाँ काफी एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, वो मैक्सिमम पेशेंट इग्नेशिया के होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट इग्नेशिया की जो अभी लेटेस्ट की जो पेशेंट थी, इन्वोलेंट्री साइकिंग वाली पेशेंट, उस पेशेंट को हर 5 दिन में बेहोशी के स्पेल आते थे। पेशेंट काम करते करते बेहोश, घर वाले उठाते थे और बोलते डॉक्टर साहब ये, और उसको काफी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास, साइकेट्रिस्ट के पास 3 साल से लेके घूम रहे वो, कहीं कोई रिलीफ नहीं। 3 साल बाद फिर वो जब मुझे दिखाने के लिए आया तो मैंने बोला, तो मैंने उसकी जो सासू माँ थी उनको बाहर बैठा, उन्होंने केबिन में बिठाया, बैठे आप क्या तकलीफ है? तो वो जब क्लिनिक में मेरे सामने बैठी है तब वो लंबी लंबी सांसें ले रही। सब ये देखो, ये सांस रुक नहीं रही मेरी। डॉक्टर साहब इन्वोलेंट्री साइकिंग, प्रोमिनेंट स्ट्राइकिंग। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा शांति पानी वानी पीजिए। मेरा पहला रूब्रिक ही इन्वोलेंट्री साइकिंग हो गया कि वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। मैंने पूछा कि क्या तकलीफ क्या है? डॉक्टर साहब ये मुझे पता ही नहीं, घर वाले कहते हैं कि मैं बेहोश हो जाती हूँ, तो पता नहीं मुझे क्या। तो मैंने कब से हो रहा है? बोले सर 3 साल हो गए। तो मैंने कि क्या कोई चिंता है क्या घर पे? तो उसकी सासू माँ को बाहर से देख रही, में कोई दिक्कत नहीं, कांच पे क्या है, साउंड नहीं जाएगा बाहर, मुझे बोले कोई तकलीफ हो तो वो बोले डॉक्टर साहब मेरा ना हस्बैंड है ना, उसका कहीं चक्कर चल रहा है और वो मुझे धोखा दे रहा है। डिसीव्ड आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ डिसीव्ड, इन्वोलेंट्री साइकिंग और डिसकंसर्टेड, 3 रूब्रिक। इग्नेशिया 0/1 सिर्फ 10 दिन के बाद मैंने फॉलोअप मांगा और उसके बाद कोई स्पेल नहीं आया। मैंने 0/1 को एक ही बार 10 या 15 दिन दे के छोड़ दिए और आज दिन तक मेरे साथ उस पेशेंट को 1.5 साल हो गया, कोई बेहोशी के स्पेल नहीं। सर इग्नेशिया सिंगल डोज जी, इग्नेशिया 0/1 सिंगल डोज और मल्टीपल डोज? 0/1 सर ये कह रहे हैं सिंगल डोज लिया या मल्टीपल करते हैं, इसको रिपीट किया आपने? उस वक्त मैंने उनको रिपीटेड डोज में ही दिया था, पर अब मैं रिपीटेड डोज में नहीं देता हूँ पेशेंट को कभी भी। 0/1 भी, सिर्फ 0/1 का भी सिंगल डोज देता हूँ। ये केस 1.5 साल पुराना है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। तो इसमें डिस्कंसर्टेड क्यों लिया? इसमें डिस्कंसर्टेड पेशेंट काम कर रहा है मजे में, घूमते फिरते, वो भट से बेहोश और सांसें तेज। मतलब एक कंसर्ट में पेशेंट काम कर रहा है, एक सुर ताल में कोई पियानो बज रहा है और तुरंत से उसके तार तोड़ दिए जाए या फिर उसको बजा दिया जाए, तो उसका डिस्कंसर्ट, उसका जो सुर ताल वो सब बिगड़ गया। वो अच्छी भली खाना बन रही थी, वो अचानक बेहोश हो गई और उसके बाद लंबी लंबी सांसें खींचने लग गई। तो डिस्कंसर्ट में एक
प्रक्रिया चलती होती है उसमें एकदम वो इस प्रकार की हरकत कर देती है कि सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। और इसको क्या हो गया, डिस्कंसर्टेड शुरू में पेशेंट जानबूझ के करते हैं सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि लोग देखें इसको, देखो मेरी तकलीफ है और ये मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। एंजाइटी के पेशेंट जनरली अपनी किसी चीज को मनवाने के लिए करते हैं, या घर में उनको कोई चीज कम लगती है या कोई उन पर ध्यान नहीं देता ना, तो वो जानबूझ के बेहोश होते हैं, तड़प पड़ते हैं ताकि घर के लोग परेशान हो और उसके प्रति सहानुभूति रखे, देखो मेरी छोरी को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पर एक टाइम के बाद वो इनवॉलेंट्री में बदल जाता है और वो एंजाइटी में चला जाता है, फिर वो उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। वो जब काम करते करते एकदम उनको किसी ने बोल दिया कि फलानी जगह फलाने की मौत हो गई, जहाँ एलिमेंट बोल गया डेथ लव्ड वंस का, वो वहां भी कड़क पड़ जाता है, या उनको कहीं कोई धोखे जैसी कोई चीज सुन ली या कोई ऐसा कुछ, तो एलिमेंट जहां मिलेंगे इग्निशन के पेशेंट को एंजाइटी में चले जाएंगे। तो एंजाइटी से बहुत गहरा नाता है एंजाइटी के इग्निशन के पेशेंट का। जी सर, जी सर। एक केस और सुनाता हूँ, इग्निशन का ही है। एक लड़की है तकरीबन प्रेगनेंसी में थी, पहले महीने की प्रेगनेंसी में थी और मेरे पास तो 8वें महीने में आई, 7.5-8 महीने की प्रेगनेंसी में आई वो। और उसके मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब ये जब भी पानी पीती है ना उसको पूरे शरीर पे जलन होती है और खाना खाती उसके बाद तो सुई चुभती शरीर पे, ऐसा लगता है। तो ये क्या चीज है? तो मैंने कहा बड़ा अजीब हो गई। तो बोला कि पानी पीने के बाद इसको पूरे शरीर में जलन होने लगती है, पानी नहीं पीती है, डरती पानी पीने में, और खाना खाने के बाद तो पूरे शरीर में बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कुछ काट रहा है। तो मैंने कहा कि कब से हो रहा है? बोले कि खुद भी 8-9 महीने हो गए। और देखो ना डॉक्टर साहब, इसकी प्रेगनेंसी 9-8वें महीने में आ गई और इसकी हालत देखो कैसी हो रही है। अब इस केस में मुझे ये पूछना था कि भाई ये 8 महीने पहले हुआ क्या था ऐसा? तो उसने बोला कि इसके फादर एक्सपायर हुए हैं अभी 8 महीने पहले। तो मैंने इसके फादर एक्सपायर होने कितने दिन बाद तकलीफ हुई कि बस फादर हुए 2-4 दिन से इसको ये समस्या चालू हो गई। तो एलिमेंट फ्रॉम पेरेंट्स डेथ और ये जो कॉन्ट्राडिक्ट सिम्टम है इसके, एकदम कॉन्ट्राडिक्ट लग रहे हैं कि जहाँ जैसा होना चाहिए पानी पीने के बाद बड़े कॉन्ट्राडिक्ट सिम्टम दे रही है। इन दोनों सिम्टम को मैच करने के बाद मुझे इग्निशन फील हुआ कि ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बता रही है मुझे कि खाना खाने के बाद में इसको जलन हो रही है, खाने के बाद कांटे चुभ रहे हैं और ये सब चीजें इसको डेथ के बाद हो रही है। वहाँ इग्निशन मैंने इसको प्रिस्क्राइब किया। और सबसे बड़ा सिम्टम एलन किनोर के अंदर है कि वो उसके फादर के जो डेथ का जो दुख है, ग्रीफ है, वो अभी तक नहीं भुला पाई है, डीप कंसंट्रेटेड ग्रीफ। उसकी माँ बोलती कि इसके पापा को अभी भी याद करती रहती है, जबकि 9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, एक्सपायर हो गए, हम तो अभी ठीक नॉर्मल हो गए सब, तो ये अभी तक नहीं भूल पाई है इसके पापा को। डीप कंसंट्रेटेड ग्रीफ, बोर्ड इटालिक में एलन की नोट में लिखा हुआ है। और मैंने उसके फादर की डेथ का कारण, उसके डीप कंसंट्रेटेड ग्रीफ और उसके कॉन्ट्राडिक्ट सिम्टम को देखकर इग्निशिया 200 का एक डोज और उसकी 10 दिन का फॉलोअप किया मैंने, 10 दिन बाद दिखाइए। उसकी मदर ने कहा कि 70% रिलीफ है, इसको अब पानी पीने के बाद कांटे जलन नहीं हो रही है, बहुत नी के बराबर। और 15 से 20 दिन में पेशेंट पूरी तरह ठीक, उसका खाना चालू, पीना चालू, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह कारण उसकी फादर की डेथ और उसका दुख जो उसके ऊपर पड़ा, गहरा दुख, वो कारण था इसकी समस्या का। लेकिन सिर्फ तो बहाना होता है। जैसे कि मेरा बच्चा भी अभी बीच में हम लोग को एक केस देखा था, तो उसकी पैर में जब लगी या हल्का सा टकराया तो इतना जोर जोर से रोना उसकी मदर के सामने, मम्मी के सामने, मम्मा देखो बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। और जिससे मैं जाता हूँ चुप हो जाता है। मतलब ऐसा बहाना कि जो उसके बहानों से प्रभावित हो जाए, उसके सामने चिल्लाना, और जो उसके बहानों को नहीं समझे उसके सामने चुप हो जाता है। तो उसकी मम्मी के सामने वो ज्यादा टकराने से रो रहा है और मुझे देखते से चुप हो गया, या उसकी मम्मी बाहर निकली तो वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। पैनिक सिक, बीमारी का बहाना बनाना। कुछ बच्चों को बहुत बुखार आ रहा है और जरा सी नजरें छुपकी वो खेलने लगते हैं, या वो मुझे में खिलौने में खेल रहा है। हम देखते हैं ड्रामेबाज बच्चे होते हैं जो मम्मी के सामने बहाने करते हैं और मम्मी की नजर हटी और वो खेलने लग जाते हैं। दैट इज पैनिक सिक। मेरे बच्चे को एक बार ऐसी कंडीशन पल्स सेटिला दी थी और पल्स सेटिला से तुरंत आराम हुआ।
हाँ सर। और भी कोई क्वेश्चन रखेंगे डॉक्टर साहब, जो पार्टिसिपेंट जो डॉक्टर है सर, और भी कोई डिस्कशन सर, कोई क्वेश्चन कोई पूछना, कोई रूब्रिक्स? हाँ सर, मेरा एक आपसे निवेदन है डॉक्टर मनोज सर से कि आज नहीं बल्कि किसी दिन एक हमारा सब रिक्वेस्ट है कि ऑटिज्म के बारे में, हमारा सोसाइटी में बहुत ऑटिज्म का बच्चा है, तो ये ऑटिज्म के बारे में कुछ एक दिन आप सर बात करिएगा। हाँ प्लीज। जी देखिए मेरी बात सुनो, हमारे लिए बिल्कुल बात करेंगे ऑटिज्म के ऊपर हम, पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी एक केस है हमारे पास ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का, जो मेरे हिसाब से पब्लिश होने जा रहा है वो केस। और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के केसेस में हम देखते हैं कि जनरली डॉक्टर्स जो होते हैं पीडियाट्रिक, वो कहते हैं कि बच्चा 6 साल तक ठीक नहीं होगा, और हमारे एक होम्योपैथी की एक सिंगल डोज से बच्चे को आज 3 महीने होने को आ गए हैं, और बच्चे ने अभी तक एक भी ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का केस नहीं, अभी तक स्पेल नहीं दिया है। तो ऑटिज्म के बच्चे हमको उसकी केस टेकिंग लीजिए, और फिर उसके सिम्टम हम बताएंगे, जानकारी भी दे देंगे, बाकी अच्छे से उसकी बच्चे की सारी जेस्चर वगैरह देखिए और दीजिए। ऑटिज्म बहुत अच्छे से क्योर होता है होम्योपैथी में, तो हम उसके लिए एक अलग से अगर वेबिनार होगा तो उस पर भी रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है उसकी भी, और काफी बच्चे सही होते हैं उसमें भी। सर एक दिन स्पेशल क्लास लीजिए प्लीज सर। हाँ सर, मेरा भी ये है रिक्वेस्ट है सर आपका पास। है सर, ये बहुत पेशेंट है सर, प्लीज़। हाँ जी है। तो हम जैसे कि हम बीमारी को नहीं देखते कभी भी, जैसे हमारे सामने पेशेंट क्या लेकर आया है, कैंसर लेके आया है, क्या लेकर आया है, हम उससे कोई लेना देना नहीं अगर हम साइकिल मेथड में है। और किसी भी मेथड में हैंडमैन कहते हैं कि वी ट्रीट द मैन नॉट द डिसीज, हमको मेन का इलाज करना है, डिसीज का नहीं करना है। तो हम अगर ये कहें कि हमको रूब्रिक, आप उन ऐसे ऑटिज्म के केसेस को हम अगर समझेंगे तो हमें ऑटिज्म ठीक करना समझ में आ जाएगा कैसे उसमें, क्योंकि उसके रूब्रिक जितने ज्यादा हम सीखेंगे, आप बीमारी पे सेंटर होने के बजाय रूब्रिक पे जाइए कि मुझे रूब्रिक सीखना है, मुझे रूब्रिक बताइए कि किस केसेस में। एक केस मेरे पास आया था बच्चा की, बहुत जिद्दी बच्चा बिल्कुल, उसकी मम्मा ने बोला कि भैया मुंह खोल, तो मुंह नहीं खोल रहा हूँ, जबकि उसको गले में टॉन्सिल हो रहे हैं। हमने कम से कम उसको 15-20 मिनट हो गए, वो बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा। हम बोल बोल के थक गए, उसकी माँ बोल रही भैया मुंह खोल मुंह खोल, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। अब ऐसे केसेस में हमें एक आइडिया होना चाहिए कि इस पेशेंट क्या शो कर रहा है। ये ऑब्स्टिनेट है, और ऑब्स्टिनेट के सब रूप में चिली एंड क्लमजी रिफ्रैक्टरी रूब्रिक है, जिसमें सिंगल कैप्सिकम है, और पर्टेनिसिटी ऐसी हट है कि बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। निकोलूंगा भी कर लो, मुंह बोलने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं, जिद पकड़े बैठा हुआ है। ऑब्स्टिनेट से भी एक डिग्री ऊपर है पर्टेनिसिटी। ऑब्स्टिनेट बच्चे तो मान जाते हैं कि भैया मां ने समझाया बेटा आगे कल दिलाएंगे खिलाना, तो वो बच्चे मान जाते हैं। पर पर्टेनिसिटी के बच्चे आज ही लूंगा, या ऐसी हट लगा लेना कि जो बिल्कुल चिपक जाना। कई पेशेंट आते हैं ना, डॉक्टर साहब आप जांच कराओ बस, या कहीं जानता है आप जांच करा लो बस, एक चीज पे चिपक जाना और उसको मनवा के ही रहना। तो उस फिर से बताया रिफ्रैक्टरी और क्लमजी का मीनिंग। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करना, आप बोलते जाइए वो बिल्कुल ठंडे पड़े रहेंगे, रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे आपको। रिफ्रैक्टरी एंड क्लमजी मींस एकदम यहाँ पे पर्टेनिसिटी और ऑब्स्टिनेट में मैं थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहूंगा। ऑब्स्टिनेट होता है कि जिद करता है बच्चा एक चीज के लिए कि ये लेनी है। अगर बाप से उसने कहा कि मुझे चीज दिला दो, वो उसने मना कर दिया, तो वो माँ से कहेगा, माँ ने मना कर दिया, दादी के पास चला जाएगा। तो अगर कोई बच्चे को कहता है कि आज पैसे नहीं है कल ले दूंगा, बच्चा तब तक वो आराम कर लेता है। जब कल होती है तो कहता है कि डॉक्टर साहब अपना वाले साहब को कि जी आपने कहा था कल लेके देंगे, तो आज लेके दें। वाले अगर फिर कहता है जी अभी पैसे नहीं है 2 दिन बाद ले दो, 2 दिन बाद फिर याद करवाएगा। इस तरह वो लगातार चलता रहेगा जब तक उसे चीज नहीं मिल जाती। ये आती है पर्टेनिसिटी में। पर्टेनिसिटी नहीं कह रहा, पर्टेनिसिटी मतलब होता है जुनून, धुन, ठीक है, जुनून, धुन, चीज पे चिपक जाना। सर जो सर रूब्रिक दिया गया ना, सर ने बताया जो वो ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, चिल्ली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लमजी। इस रूब्रिक का मतलब है
कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे हमारे सामने, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जब हम बोले जा रहे हैं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बस ठंडे पड़े हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, चिल्ली रिफ्लेक्टरी रिफ्लेक्ट नहीं दे रहे हैं हमको, ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे, ऐसे जिद्दी बच्चे जो रिप्लाई नहीं कर काफी टाइम तक, 10 मिनट 15 मिनट हम बोले जा रहे हैं, हम पूछे बेटा क्या हुआ, कोई जवाब नहीं, कब से कोई जवाब नहीं, हम बार बार की बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहा। तो ऐसे बच्चे, और कई केसेस में तो हम एक ही रूब्रिक में कई बार मेडिसिन देते थे, क्योंकि ऐसे बच्चों से ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो ऑलरेडी वो एक बच्चा ऑब्स्टिनेट तो है ही, और चिलियन क्लमजी का रूब्रिक लगाओ तो कैप्सिकम हमने कई बार दिए केसेस में, और पेशेंट चट करके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसका नेचर है। उसकी माँ कहती है बाहर जाता जवाब नहीं देता किसी को, घर में बोल लेगा। तो जो हमारे सामने ऑब्जर्वेशन में जो आ रहा है वो तो स्ट्राइकिंग है। बच्चा क्लिनिक में आकर घर पर बोलता है सर, बच्चा घर बहुत बोलता है, लेकिन क्लिनिक में आते ही चुप्पी लगा देता है, तो यही होगा स्ट्रेंजर। अब वो उसकी माँ कह रही घर पे तो बोल रहा है डॉक्टर साहब, अब यहाँ नहीं बोल रहा है ये। तो अब जो हमारे क्लिनिक पे वो उसने जो शो किया और हमने मेडिसिन दी, और जो ऑब्जर्वेशन में होगा वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब बच्चे इंजेक्शन का डर है तो घर पे तो डरेंगे ना, घर पे तो नहीं डरेंगे, वो आपको तो हॉस्पिटल में डरेंगे। जहां वो चीज उसको प्रभावित करेगी वो चीज वहीं निकलेगी, घर पे नहीं निकलेगी। पेशेंट में सेलिबेसी रूब्रिक को कैसे लेंगे जी? पेशेंट में सर सेलिबेसी रूब्रिक जो होता है उसको कैसे लेंगे? अभी एक बच्ची मेरे पास आई सेलिबेसी के लिए, उसको मेंसेस रुक नहीं रहे 1 महीने से। तो मैंने पूछा कि इससे आपको क्या तकलीफ होती है? फिर डॉक्टर साहब मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, कहीं भजन संध्या होती है, खाटू श्याम भजन संध्या, तो मैं वहां नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मुझे मेंसेस चल रहे हैं, और पूरे महीने चलते ही रहते हैं। तो मेरे यार दोस्त बहुत अच्छा नाचते कूदते हैं और मैं जा ही नहीं पाती हूँ। अपनी इच्छाओं पे रोक लगना, ये सेलिबेसी है। उसकी इच्छा बहुत हो रही है पर वो उस मेंसेस की वजह से जा नहीं पा रही है। या बहुत से लोग कहते हैं ना कि बहुत सेक्सुअल एक्साइटमेंट होते हैं पर शादी नहीं होती तो वो उस चीज को फील नहीं, तो जिस चीज की वो चाह रख रहे हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे इस लड़की को मंदिर में भजन संध्याओं में जाने का बहुत मन हो रहा है पर मेंसेस उसको रोक के रखे हुए हैं, उसके मोह उसके आनंद को रोक के रखे हुए हैं। ये है सेलिबेसी। पर सेलिबेसी में तो सर वॉलंटियर एक्शन होता है, इधर के ये तो डिवीजन 100 होगा ना, यहाँ उसकी चॉइस नहीं होती सर। सेलिबेसी में तो चॉइस नहीं होती उसकी। क्यों नहीं होगी? जैसे कि एक केस होता है, जैसे कई बार पेशेंट रखते हैं, हमें यूरिन आ रही है और हम रोक के रख रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? इच्छा हो रही है कर नहीं पा रहे हैं, बस में बैठे हैं, बहुत इच्छा हो रही है पर रोक के रखे हुए हैं। इस फील को आप जब समझेंगे तो आप सेलिबेसी को बहुत अच्छे से समझेंगे कि आप बस में बैठे हैं, भीड़ में हैं, यूरिन आ रही है और कर नहीं पा रहे। यहाँ वो लड़की क्या बोल रही है? तो बोल रही है कि डॉक्टर साहब बहुत इच्छा होती नाचने की मेरी, पर मेंसेस की वजह से ये चलते हैं, उसकी वजह से वो मौज जो मस्तियां हैं, डांस वगैरह में तो फिर फ्रॉम कॉन्टिनेंस में क्या जी आवाज ठीक है? दिलशाद कभी से हिटलेस पूछ रहे हैं जी। दिलशाद जी का हिटलेस और फ्यूलेस बता देता हूँ। फ्यूलेस मतलब लापरवाह लोग, और जैसे कई पेशेंट होते हैं उनको पता होता है कि मुझे ये चीज ये कर रही है, करती है, और फिर भी खा लिया। भैया आप अपना दिमाग लगाओ ना। ये चीज जो आपने यूरिनेशन वाली बात की, तो फिर एलिमेंट फ्रॉम कॉन्टिनेंस में क्या डिफरेंस होगा इस एलिमेंट सेलिबेसी से?
जी सर, celibacy is the state of the मैं कह रहा हूँ सर voluntary कि आपने जो यूरिनेशन रोकने की बात की है, तो फिर voluntarily. एलिमेंट फ्रॉम कॉन्टिनेंस और सेलिबेसी में क्या डिफरेंस, कैसे डिफरेंस करेंगे? उसके और कंटिनेंसी सेक्सुअल कंटिनेंसी है। अगर एक रूब्रिक है हमारे इसमें सेक्सुअल एब्स्टिनेंसी और कंटिनेंसी, जहां जो चीज उसको मिलनी नहीं चाहिए और वहां वो नहीं मिल रही है उसको। या कई लोग शादी के लिए काफी रुके होते हैं, उनकी शादी नहीं होती है सेक्सुअल एब्स्टेंसी की वजह से या कंस्टेंसी की वजह से। तो वहां भी एक एलिमेंट होता है कि भाई कि यहाँ पे इसको ये चीज मिलनी चाहिए और वो मिल नहीं रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ सेलिबेस में बंदा वॉलंटियर, उसके साथ मजबूरी हो तो हिंड्रेड है, ऐसा मेरा फील है। आपको पर मैंने जब टोटलिटी उसकी जब मिलाई कहने की, वो पेशेंट सीपिया की थी और पेशेंट अब क्योर है। तो कई बार होता है कि हमें एक केस के अंदर काफी चीजें आती। अब अगर हम इंडेड लेने जाएंगे तो वहाँ सिंगल चाइना है, बाकी सब रेयर रेमेडीज हैं, तो हम वहाँ मनोज जी जो हिंडर और सेलिब्रिटी में जो डिफरेंस डॉक्टर साहब ने बार पूछ रहे, हिंडर में बाहर का कोई वो उसका जो कॉन्टिन्यूटी है, उसका जो कोई भी प्रक्रिया में कॉन्टिन्यूटी में वो बाधा डालता है। और सेलिब्रेसी में वो उसका वो खुद रुक जाता है। किसकी वजह से? यस यू आर राइट, खुद वो खुद रुकता है। खुद रुकता है कैसे? कैसे जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो मंदिर में नहीं जा पा रहा है। मंदिर में जाना है तो शुद्ध होना चाहिए, तो वो अपने से उसका डिजायर खुद रोक लेते हैं। हाँ। इसका साथ और एक रूब्रिक जो है हमारा सिंथेसिस में एक ही दिया, जैसा अमजद जी भी पूछा, सेलिब्रेसी एंड कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस में क्या है, जैसे खुद को रुकता है, जैसे मेरा सेक्स करने कुछ भी काम करने का ज्यादा इंटेंसिटी हो रहा है, लेकिन वो मैं खुद को रुकता हूँ, उसमें बाहर का कोई नहीं आता। जैसा सेलिब्रेसी में के आप शादीशुदा होने के बाद फिर आपका पोती पोतनी नहीं है, पोती में पोतनी नहीं है, और कोई भी एक पार्टनर नहीं है, तो अब वो उसको मन में वो ठान लेते हैं मेरे पास तो वो सेक्स करने का कुछ रास्ता नहीं है, तो वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो सोचता है उसको चाहिए, उसको चाहिए, लेकिन वो बोलता है अभी मैं बाहर जाएगा तो फिर इलीगल हो जाएगा, तो वो उसका सेक्स को सप्रेस करते हैं। वो खुद जो करता है, हाँ अब्स्टेन करता है, नहीं ये करेगा तो गलत हो जाएगा। वो सप्रेस नहीं कर रहा है, अब्स्टेन कर रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ इन्वेंटरी सर जी, इसका हिंदी शब्द है ये सेलिबेसी का ब्रह्मचर्य और कॉन्टिनेंसी का संयम। तो हाँ, ये शब्द से भी ये ब्रह्मचर्य हो गया, जैसे कि हम लोग इस पर ध्यान देंगे तो समझ सकते हैं, और कॉन्टिनेंसी का ये है संयम। तो संयम जो है ये करते हैं, और ब्रह्मचर्य एक तरह का आप समझ लीजिए कि थोड़ी नेचुरल हो जाती है, कि जैसे मान लीजिए कि किसी का शादी हुआ ही नहीं, या किसी ने उसको त्याग करके एकदम ये चीज कर लिया कि अब मुझे इस जिंदगी से मतलब क्या है, ये इस भौतिक जिंदगी से दूर होकर के एकदम नैसर्गिक जिंदगी में जाना है, तो उसने ठान करके जा करके कहीं बैठ गया, कहीं ये चीज तपस्या करने लगा, या कहिए कि उस तरह का ऐसा काम करेंगे, तो ये ब्रह्मचर्य, ये हो गया ब्रह्मचर्य यानी सिलिबेसी। और ये जो हो गया कॉन्टिनेंसी जो हो गया ना, कि अभी आवश्यकता है तो उसको हम किसी कारण से रोक लेंगे। हाँ, किसी कारण से। अब बहुत सारे ये चीज हो सकते हैं, मान लीजिए कि अभी हमको कोई ये चीज सामाजिक परिवेश उसको इजाजत नहीं देता है, तो हम अब यहाँ क्या कर लेते हैं, कॉन्टिनेंसी में चले जाते हैं, मजबूरी से अपने ये संयम करते हैं। जैसे शुगर के बीमारी में। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है कि अब चीनी खाने का तो मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, लेकिन अब समझ लीजिए कि मन को एकदम रोक लगा दिए डॉक्टर साहब। जब से हुआ है ना, तब से तो बिल्कुल ही हम जी सब अब खाते भी नहीं है।
देखते हैं, लेकिन बहुत इच्छा करती है, लेकिन मैं बिल्कुल अब नहीं ऐसा करता हूँ। हाँ राधे साहब जी, आप पूरा सही बोल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जैसा स्टैंडर्ड 10 व एचएस में कुछ रूल बनाता है ना, कॉन्टिनेंस में कॉन्टिसियोन से आप कंट्रोल जो पकड़ के रखेंगे ना, कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कॉन्टिनेंस में कंट्रोल करता है, खुद कंट्रोल करता है। सेलिब्रेसी में बाहर का जो प्रभाव है वो रिलीजियस हो सकता है, समाज का कुछ प्रभाव हो सकता है, उसका वजह से वो उसका जो मन का जो चाहिदा रहता है वो पूरा नहीं होता है। और कॉन्टिनेंस में खुद कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल में ये दोनों में बॉय बहुत बार भी ऐसा कंफ्यूज होता है, लेकिन एक थोड़ा फर्क करता है, खुद कंट्रोल करता है। और कॉन्टिनेंस में बाहर का फोर्स उसको दबा देता है उसको। जैसा आप कोई धर्मीय जगह पे आप कोई साधु संन्यास में चला गया, आप उधर जो रूल है वो रूल का हिसाब से आप सेक्स नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे कॉन्टिनेंस हो जाता है। सेलिब्रेसी, सॉरी, वहां पे सेलिब्रेसी होता है। और मेरा बहुत डिमांड है, मेरे को खुद कंट्रोल करना। सब मेरा हस्बैंड वाइफ दोनों है, जिंदा है, लेकिन कुछ वाइफ सोच रहे अरे मेरा हस्बैंड का ये बीमारी है, उसका डिमांड है, उसको चाहता है करने के, लेकिन वो खुद कंट्रोल कर लेता है बाहर एक उसका बीमारी की वजह से। जब वो खुद कंट्रोल कर लेते हैं ना, ये करना नहीं चाहिए मेरे को, ये करेगा तो फिर मेरा बीमारी हो जाएगा, वो जब खुद कंट्रोल करते हैं वो कॉन्टिनेंस में आ जाता है। और ऐसा कोई बाहर का जो फोर्स है जिसका रूल का वजह से वो कर नहीं पा रहे, तो वो सेलिब्रेसी में आ जाता है। और सिलेबसी जो है ना अपने हाँ मनोज जी बोलिए, चालू किए। एकदम अटक गया क्या? गोपीनाथ सर, राधेश्याम सर, आज तो खत्म हो ही, टाइम तो हो ही चुका, शायद तो घर में भी जाएंगे ना सर। राधेश्याम सर थोड़ा क्या सर, राधेश्याम सर आज सर इसलिए इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, टाइम हम लोग भूल जाते हैं ना। अच्छा गोपीनाथ सर, रोशिन सर भी है, रोशिन सर को थोड़ा बोलिए ना, एंड में कुछ करके एंड करे। रोशिन सर वेस्ट बंगाल से, राधेश्याम सर बुलाइए ना सर उनको जी। रोशिन सर आप है सर? मनोज सर आप तो पहचानते हैं बहुत दिन से सर, मनोज सर आप तो पहचानते हैं सर आप। अच्छा हेलो, मैंने पूरा सेशन सुना और मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया सर, और बहुत बढ़िया केस था। हायर समाज को पीको चेजिंग बिट्रेड, हाँ, और सर आप वीडियो कंटिन्यू करते रहिए, बहुत बढ़िया सेशन हो रहा है और इसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, इसी तरह से, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही फायदा हो रहा है इसमें। बहुत सारे डॉक्टर्स अपना अपना व्यू शेयर कर रहा है, हम लोग भी करेंगे आगे। तो ठीक है सर, और भी हम लोग के साथ रहिए, हम भी देखो और भी आगे लेके जाना।